Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। So photoelectrons are emitted from the metal surface when illuminated with UV light of wavelength 330 नैनोमीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको लाइट की जो वेवलेंथ दी हुई है दैट इज 330 नैनोमीटर, और आपको पता है कि नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10⁻9 -9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। उसके बाद आपको दिया है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस इज 3.5 इंटू 10⁻19 जूल। अब जिसको पता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। इस क्वेश्चन में आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, और जिसको नहीं पता कि वर्क फंक्शन क्या है वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखे जिसमें मैंने वन शॉट दिया इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट का। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन में आपके पास वेवलेंथ है, आपके पास वर्क फंक्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और हमें पता है कि एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और न्यू को आगे क्या लिख सकते हो आप, सी बाय लैम्डा। तो जब मैं इन सभी की वैल्यूज को यहाँ पे फिल करूंगा, एच इज योर 6.63 इंटू 10⁻34, सी इज योर 3 इंटू 10⁻8, एंड लैम्डा इज योर 330 इंटू 10⁻9। और जब आप इनको सॉल्व करोगे, मैंने बच्चों ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं ताकि हमारा यहाँ पे टाइम बचे, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट तो आप लोग कर ही लोगे। तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज 6.027 इंटू 10⁻19 जूल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया इससे क्लियर। सेकेंड पार्ट है बच्चों की, आपको निकालना है कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी कैनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो उसके लिए आपको याद होगा आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन ने क्या बोला था कि लाइट की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी। तो यहां से कैनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, कैनेटिक एनर्जी इज योर एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी हमारी आई 6.027 इंटू 10⁻19, और वर्क फंक्शन की वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻19। यहाँ माइनस करते वक्त बच्चों ध्यान रखना कि पावर क्या होनी चाहिए, सेम, तभी पावर कॉमन निकलती है और तभी माइनस होता है, अदरवाइज माइनस नहीं कर सकते। पहले आपको पावर कॉमन करनी पड़ेगी, और इस क्वेश्चन में पावर ऑलरेडी कॉमन है। तो यहाँ पे 10⁻19, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 2.527 इंटू 10⁻19 जूल। So this is your first question. Now the second question is plot suitable graph to show the variation of photoelectric current with the collector plate potential for the incident radiation. Photoelectric current मतलब I वर्सेस इंसिडेंट रेडिएशन का कलेक्टर पोटेंशियल, I वर्सेस V एट अनोड, इसका ग्राफ बनाना है आपने। और आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो है कि आपकी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी सेम है, पर फ्रीक्वेंसीज लाइट की क्या है, अलग अलग। पहले न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे आया, ये न्यू होगा बच्चे, पहले न्यू वन फ्रीक्वेंसी पे है, फिर न्यू टू फ्रीक्वेंसी पे है, एंड देन न्यू थ्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने थ्योरी पार्ट में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी के लिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि आपका जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह बनेगा। दिस इज योर अनोड पोटेंशियल, जिसको यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बोला है, और दिस इज योर वाई एक्सिस, यहाँ पे हमें बताएगी करंट। और हमने पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी अगर सेम है तो जो मैक्सिमम करंट होगा वो सेम होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उस केस में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता था। तो फर्स्ट पार्ट में इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, और क्या बोला गया है कि न्यू वन फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी है, न्यू टू उससे बड़ी है, और न्यू थ्री सबसे बड़ी है। तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका होगा, आपका थर्ड वाले का। उससे कम किसका होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेकंड वाले का। और सबसे कम किसका होगा, फर्स्ट वाले का। पर जो मैक्सिमम करंट आएगा बच्चों वो क्या होएगा, तीनों से। तो इस केस में आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। देखो मैक्सिमम करंट जो है आपका तीनों का सेम आएगा, लाइक दिस एंड दिस। तो मैक्सिमम जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है क्योंकि इंटेंसिटी सेम है,
पर फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारा फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज सेकंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज थर्ड। ये वाला जो ग्राफ है ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो बीच वाला है दैट इज न्यू 2, एंड फॉर द लास्ट वाला वो है न्यू 3 के लिए, क्योंकि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर बात करें हम सेकंड ग्राफ की, सेकंड ग्राफ में फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी अलग अलग है, तो इस ग्राफ में क्या होएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ पे अनोड पोटेंशियल, यहाँ पे करंट। अब इस केस में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, पर जो इंटेंसिटी के साथ आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ग्राफ कुछ आपका इस केस में इस तरह बढ़ेगा, एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I3, ये I2, एंड दिस इज फॉर I1, क्योंकि हमें पता है कि जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, आपका मैक्सिमम करंट भी उतना ही ज्यादा निकलेगा उस केस में। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। इस क्वेश्चन में आपको लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, लाइट की वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर, अगेन कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर, is incident on a metal surface if the stopping potential is -2.5 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, माइनस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। निकालना आपने बच्चों इस केस में W0 है, दिया आपको इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। वर्क फंक्शन के दो ही फॉर्मूले, या तो आपको पता होना चाहिए था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो दूसरा तो क्वेश्चन आपको पता है, दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो है आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ना ही अभी आपके पास E है और ना ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, पर हमें पता है कि E का फॉर्मूला होता है hc/λ। W0 आपने निकालना और काइनेटिक एनर्जी का भी आपको फॉर्मूला बचा है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, EV0 के। ये भी फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैं बार बार बच्चों बोल रहा हूँ आपको, जिसको फॉर्मूलेज नहीं पता, जिसको कंसेप्ट नहीं पता, वो इस वीडियो से पहले थ्योरी वाली वीडियो जरूर देख लेना। एक बार वो वीडियो देख ली उसके बाद ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको दोबारा करने की इस चैप्टर की जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, hc/λ, यहाँ से पहले W0 किसके इक्वल आ गया, hc/λ माइनस EV0। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को फिल करूँ 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ by wavelength is your 200 into 10⁻⁹ minus 1.6 into 10⁻⁻19 इंटू V0 की वैल्यू है 2.5। इन सभी की वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा इस केस में बच्चों 5.54 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आपका इस केस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेक श्योर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको बताया, सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों साइड पावर्स क्या होंगी, सेम। अगर पावर सेम नहीं है तो पहले पावर्स को सेम करना और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करना। तो ये था यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, वर्क फंक्शन। देखो सेकेंड पार्ट के लिए आपको यहाँ पे उसने बोला कि अगर मैं रेड लाइट की यहाँ पे वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम की रेड लाइट अगर इस सरफेस पे फेंकूं तो फिर क्या होगा। तो पहले चेक करते हैं कि क्या ये वेवलेंथ जो 6328 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ है रेड लाइट की, उसकी एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहली चीज तो एनर्जी है। अगर वर्क फंक्शन से एनर्जी ज्यादा होगी तभी आगे काम करने की जरूरत है, अदरवाइज तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक एनर्जी ऑफ लाइट इज नॉट ग्रेटर देन वर्क फंक्शन तब तक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी ही निकालते हैं। तो एनर्जी के लिए वेवलेंथ रेड कलर की, देखो मैंने रेड कलर उठा लिया यहाँ पे 6328 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आपको पता है कि 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो वेवलेंथ आपको रेड कलर की इतनी पता लग गई। अब एनर्जी के लिए E इज इक्वल टू hc/λ। सारी वैल्यूज को यहाँ पे फिल करते हैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻8 बाय वेवलेंथ की वैल्यू इज 6328 इंटू 10⁻10।
जब आप इसकी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो जब आपकी एनर्जी आएगी दैट इज 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पे देखो इस लाइट की जो एनर्जी है दैट इज 3.14 इंटू 10⁻⁻19 और जो आपकी मेटल का वर्क फंक्शन है दैट इज 5.54 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपकी जो रेड कलर की लाइट है उसकी जो एनर्जी है दैट इज स्मॉलर देन वर्क फंक्शन, सो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस, क्योंकि लाइट की एनर्जी ही कम है। और एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि जब आपने कंपेयरिंग करनी है, यहाँ पे कंपेयरिंग करते वक्त भी इस चीज का ध्यान रखना कि जो पावर है वो दोनों की क्या हो, सेम हो। ये ना हो कि पावर एक की ज्यादा है एक की कम है और आप उसके अकॉर्डिंग कंपेयरिंग करनी शुरू कर दो। ठीक है, कंपेयरिंग करते वक्त पहले दोनों की पावर सेम रखना, उसके बाद दोनों नंबर्स को चेक करना कि उसके आगे 3.14 था और इसके आगे क्या है 5.54। तो इस केस में आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज 0.30 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ जो है वो दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पता है क्या होती है कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है, क्योंकि वो पार्टिकल भी वेव मोशन में होता है जिसको मैटर वेव्स बोलते हैं, द वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू मोशन ऑफ पार्टिकल, और उसकी वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे 0.30 नैनोमीटर है तो कन्वर्टेड इनटू मीटर 0.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आपको बोला है यहाँ पे कि यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड एंड द किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल है बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p और इसके बाद h बाय mv, यही था फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो यहाँ से v किसकी इक्वल आएगी, v इज योर h बाय m लैम्डा। तो सभी वैल्यूज को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2.41 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। सेकेंड है यू हैव टू कैलकुलेट किनेटिक एनर्जी। आपने किनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपके पास वेलोसिटी है तो किनेटिक एनर्जी तो निकल ही जाएगी, किनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ये जो एनर्जी आएगी बच्चों ये अभी जूल में आएगी ऐसा यूनिट में, क्योंकि हम इसमें सारी वैल्यूज जूल वाली फिल करेंगे। हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 v का स्क्वायर 2.41 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये सॉल्व करके आएगा आपका तो आंसर 26.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसने क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू गिव द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट विथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल न्यूमेरिकल, जस्ट आपको न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलेस क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज photoelectric emission occurs when a surface is irradiated with the radiation of frequency nu1 and nu2. Maximum kinetic energy of electron emitted in two cases are k and 2k respectively. Obtain the expression for threshold frequency of surface. तो क्वेश्चन में एक मेटल है आपके पास, उस मेटल को पहले nu1 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई और उसके बाद उसमें nu2 फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इंसिडेंट करवाई, और इंसिडेंट करवाने के बाद देखा हमने कि दोनों केसेस में, पहले केस में किनेटिक एनर्जी आई k और दूसरी केस में किनेटिक एनर्जी आई 2k, और आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालना है। और आपको पता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो किस पे डिपेंड करती है, मेटल पे, और मेटल जो है वो दोनों केसेस में सेम है, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, केस 1 के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन लगाता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू W0 प्लस किनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस। तो एनर्जी इज योर h nu1, वर्क फंक्शन इज h nu0 प्लस किनेटिक एनर्जी पहले की कितनी दी हुई है आपको, k दी है। ठीक है,
तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, h ν1 माइनस h ν0। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में आपको एनर्जी E2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड केस। एनर्जी इस केस में आ जाएगी आपकी h ν2 W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में 2k, तो यहाँ से 2k की वैल्यू आ गई h ν2 माइनस W0। मैं इस k की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में जैसे इस k की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, ये वाली। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा देखो, 2 इंटू के इज h ν1 माइनस h ν0 इक्वल टू h ν0 माइनस W0, और W0 इज व्हाट, W0 इज योर, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ होगी एक, यहाँ पे देखो h ν0 नहीं आना था, h ν2 आना था यहाँ पे, है ना, ये W0 इधर जाएगा ना, तो दिस इज योर h ν2 माइनस W0, और W0 किसके इक्वल था, h ν0 के, है ना, वर्क फंक्शन इज h ν0। तो यहाँ से देखो 2h ν1 माइनस 2h ν0 इज इक्वल टू h ν2 माइनस h ν0। चारों टर्म्स में h है, तो h कॉमन निकाल के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 2ν1 माइनस 2ν0 इज इक्वल टू ν2 माइनस ν0। ये ν0 उस तरफ चला जाएगा, ये ν2 इस तरफ आ जाएगा, तो 2ν1 माइनस ν2 इज इक्वल टू प्लस में 2ν0 माइनस ν0, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ν0 इज इक्वल टू 2ν1 माइनस ν2, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये रिलेशन था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइट माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the ratio of de Broglie wavelength associated with an alpha particle and proton if both have same speed, same kinetic energy and are accelerated through same potential difference। तीन केस है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपको अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में दिया है, कई बार ये क्वेश्चन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भी आ जाता है, तो इसके लिए मैं पहले आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। देखो, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 4 पार्टिकल, और हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम, तो कहाँ एक प्रोटॉन और कहाँ 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, मतलब 4 पार्टिकल्स, इसलिए इसका मास जो है 4 टाइम्स होता है। और रही बात अगर चार्ज की, तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, चार्ज तो सिर्फ 2 प्रोटॉन के कारण होगा ना, हीलियम में 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, तो चार्ज तो सिर्फ क्या होंगे, 2 प्रोटॉन के कारण होंगे, तो इसलिए चार्ज जो है इसका 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के चार्ज के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी अगर ड्यूट्रॉन की बात करें, तो ड्यूट्रॉन क्या है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस इज ड्यूट्रॉन, तो जो ड्यूट्रॉन का मास होता है बच्चों, ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन, तो इसलिए मास उसका डबल हो जाएगा, और जो चार्ज होता है बच्चों वो क्या होता है, सेम। तो ये क्वेश्चन आपका अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में, कई बार क्या होता है क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन के बीच में भी आ सकता है यही क्वेश्चन, और कई बार ये क्वेश्चन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी आ सकता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला कि दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, तो हमें बताया कि लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/e, और वेलोसिटी सेम है, तो मैं फॉर्मूले में वेलोसिटी लेके आऊंगा mv। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो, अब अल्फा पार्टिकल आगे लिखा है तो उसकी रेशो ऊपर आएगी और प्रोटॉन की रेशो नीचे आएगी, तो आ गया h बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, h बाय मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ये h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर आ जाएगी mp/v बाय m अल्फा v अल्फा, और वेलोसिटी दोनों की सेम है, स्पीड सेम है, तो ये v अल्फा vp भी कैंसिल, किसके आंसर आ गया, इक्वल mp बाय m अल्फा। और मैंने अभी बताया कि m अल्फा जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका आपका आंसर आ गया 1/4, दैट इज 1/4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको इस चीज की नॉलेज होनी जरूरी थी। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दोनों की जो है काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अब आपको जो फॉर्मूला है बच्चों काइनेटिक एनर्जी में लेके आना पड़ेगा, और आपको पता है कि मोमेंटम जो है
वो कैनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करता है, 2m कैनेटिक एनर्जी का रूट, पता है ना ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब फिर मैं कंडीशंस लगा देता हूँ, लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू h बाय रूट 2 मास ऑफ अल्फा। कैनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो कैनेटिक एनर्जी दोनों की सेम ही लिख दूंगा यहाँ पे। अब h बाय रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू कैनेटिक एनर्जी। ये h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर आ जाएगी जो ओवर के नीचे है, तो रूट 2 mp कैनेटिक एनर्जी बाय रूट 2 m अल्फा कैनेटिक एनर्जी। रूट कंबाइन हो जाएंगे, 2 mp कैनेटिक एनर्जी ओवर 2 m अल्फा कैनेटिक एनर्जी। तो ये कैनेटिक एनर्जी कैंसिल, रूट 2 कैंसिल, तो आपका रूट 2 में आ गया। अब रूट 2 में थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, mp बाय m अल्फा, ये आपके रूट्स में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को अगर फिल करें तो आपको फिर पता है मास ऐसे ही, और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम्स है, ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर है 1/4 रूट में, तो डेट इज 1/2। तो इस बार आंसर इज 1:2, ठीक है, रूट आ गया था आपका। तो ये क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि दोनों को सेम जो है वो किस पे किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस से किया। पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो देखो अब सी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मुझे जो वेवलेंथ है अब वो पोटेंशियल डिफरेंस में लिखनी पड़ेगी, और हमें पता है कि दिस इज h बाई पी एंड h बाई रूट 2m कैनेटिक एनर्जी, और जो आगे कैनेटिक एनर्जी है बच्चों वो किसकी इक्वल होती है, दैट इज 2m qv। अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, हमें आदत पड़ी होती है इस चैप्टर में आप कैनेटिक एनर्जी को ev नॉट लिख देते हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन था बच्चे, इसलिए कैनेटिक एनर्जी को E इंटू वी नॉट लिखा है। यहाँ पे तो और पार्टिकल्स है ना, तो यहाँ पे E की जगह क्या लेना है, Q, क्योंकि हर पार्टिकल का चार्ज क्या है, अलग है यहाँ पे। तो ये चीज का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपने ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को फिल करता हूँ। देखो, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज h बाय रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल तो सेम ही है, और नीचे लैम्डा बाय प्रोटॉन, और इसकी जब रेशियो करोगे तो h बाय रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये h के साथ h कैंसिल, नीचे वाला जो टर्म है ये वाला टर्म ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल, और रूट कंबाइन हो जाएंगे जैसे पीछे किया था। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रूट कंबाइन कर दिया एक ही स्टेप में, दिस एंड दिस ये कैंसिल हो गया, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो अब रूट एम पी क्यू पी, नीचे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये QP के साथ QP कैंसिल, MP के साथ MP कैंसिल, तो कितना आ गया ये 1 बाय रूट ए, दैट इज 1/2 रूट 2। सो दिस इज योर आंसर, 1:2 रूट 2, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, ये इसके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम अ सरफेस डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या है, वर्क फंक्शन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन कितना है, ठीक है। ज्यादा वर्क फंक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, कम वर्क फंक्शन होगा तो कम एनर्जी चाहिए। और जो दूसरा इस केस में है वो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि आपकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, क्योंकि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर जा ही नहीं सकता। क्लियर हो ना ये बात। तो दिस इज द 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी। अब देखो कोई यहाँ पे अगर वेवलेंथ लिख रहा है तो वो तो ऑब्वियस है फ्रीक्वेंसी पे करेगा, तो फ्रीक्वेंसी आगे वेवलेंथ पे करती है, तो वो इसी में कवर हो जाएगा। कोई अगर बोले एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो भी फैक्टर इसी में कवर हो जाएगा। बस यहाँ पे आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं लिखनी।
क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सिर्फ करंट को बढ़ाने या कम करने में हेल्प करती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को अगर निकलना है तो उसकी पहली कंडीशन यही होती है कि एनर्जी ऑफ लाइट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। क्लियर हुआ? उसके बाद नीचे आपकी सेकंड है डेफिनेशन पार्ट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। डिफाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric emission takes place। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके अगर आपकी वैल्यू उससे कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को निकल के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron is accelerated from rest through a potential difference of 100 volt। वेवलेंथ निकालो। तो कभी भी आपको वेवलेंथ का क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पर यहाँ पे देखो एक चीज और है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन हो अगर और वेवलेंथ आपको निकालने के लिए बोली हो तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है वो फॉर्मूला है, दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। वो क्या है फॉर्मूला, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था आपको। दैट इज 1.23 बाय रूट वी, and this is only for electron, only for electron। अगर कोई और पार्टिकल आए तो आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, h बाय रूट 2m⁴v नॉट, जो अभी पीछे आप लगा के हो। ये फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रॉन के लिए भी एप्लीकेबल है और यहाँ पे अदर पार्टिकल्स के लिए, पर इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने रिजल्ट जो है ये वाला यहीं पे सारी वैल्यूज को फिल करके सिर्फ रूट वी को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स में बना दिया था। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू फिल करो ताकि आपका टाइम बचे। 1.23 बाय रूट वी, वी इज योर 100, सो दिस इज योर 1.23 बाय 10, 0.123। कई बार आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फटाफट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द मोमेंटम। अब लैम्डा तो आपका निकल ही गया है, तो मोमेंटम में क्या बड़ी बात है, लैम्डा इज h बाई पी। तो यहाँ से p किसके इक्वल आ जाएगा, p इज h बाई लैम्डा। तो h इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और लैम्डा इज 0.123 इंटू 10⁻। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। थर्ड इज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, कि कितनी वेलोसिटी आ गई। एक्वायर्ड होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है बच्चे, एक्वायर्ड। तो कितनी इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी एक्वायर की होगी। तो अब आपके पास मोमेंटम है, तो उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है कि मोमेंटम इज m इंटू वी। तो यहाँ से v किसके इक्वल आ गया, मोमेंटम बाय मास। मोमेंटम इज 5.4 इंटू 10⁻⁻24 and this is 9.1 into 10⁻⁻31। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.9 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन पार्ट में तो आप स्ट्रॉन्ग हो गई, बस आपको मेन है कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन करने कैसे ये मेन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 6.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको एनर्जी दी हुई है, एनर्जी 6.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और आपको पता है एनर्जी इज एच न्यू। 6.5 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई 6.5 इंटू 10⁻⁻19 बाय एच। एच की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ पे जैसे ही आपने इसकी वैल्यू फिल की, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद योर आंसर इज 9.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सेकेंड पार्ट इज can this photon cause emission of an electron from the surface of cesium of work function 2.14 electron volt? If yes, what will be the maximum kinetic energy of photoelectron? कहते क्या ये फोटोन सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो सबसे पहली चीज की हमें देखना पड़ेगा कि इस फोटोन की जो एनर्जी ये दी हुई है आपको, ये वर्क फंक्शन से ज्यादा या कम, उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर के लिए आपको इस एनर्जी को या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा
या आपको वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज योर चॉइस, आप किसी में भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन 6.5 इंटू 10⁻⁻⁻�9 आपको एनर्जी दी है, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 के साथ डिवाइड, ये इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल, इसलिए उसने पावर आपको 10⁻⁻19 दी है ताकि थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो। और जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 4.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन है 2.14 और एनर्जी आपकी आई 4.06। सो दिस इज क्वाइट बिगर देन द वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा, ये कितनी किनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा उसके लिए आपके पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से किनेटिक एनर्जी आ गई E माइनस डब्ल्यू नॉट। E की वैल्यू को यहाँ पे फिल करते हैं, E इज योर 4.06 माइनस डब्ल्यू नॉट इज 2.14। तो किनेटिक एनर्जी को जब आप सॉल्व करोगे तो यूल गेट 2.9 यहाँ पे 1 दिस, और किनेटिक एनर्जी को आप यहीं पे भी छोड़ सकते हो कि दिस इज योर आंसर 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों आपको दिया हुआ है व्हाट आर मैटर वेव्स, a proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference. Find the ratio of de Broglie wavelength associated with the proton to that with the alpha particle. तो क्वेश्चन में पहले तो मैटर वेव पूछा है, तो मैटर वेव का सोल्यूशन तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स इन मोशन, कि जब पार्टिकल मोशन में होते हैं तो उनका भी वेव नेचर होता है और उस वेव को हम क्या बोल देते हैं, मैटर वेव। दूसरा है इसका कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो निकालनी। तो ये तो वही सेम क्वेश्चन जो अभी पीछे करके आए हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ और दिया हुआ है आपको सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्वेश्चन में आपको पी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लेके आना है, मतलब 2m किनेटिक एनर्जी, एंड देन आपको पता है कि किनेटिक एनर्जी को आगे क्या लिख दोगे आप, 2mq_v। तो अब इस केस में बच्चे देखो पहले प्रोटॉन लिखा है तो आपको रेशियो में प्रोटॉन ऊपर लेना पड़ेगा और अल्फा पार्टिकल नीचे। तो h बाय रूट 2mp_qp_v बाय h रूट 2m अल्फा पार्टिकल चार्ज अल्फा पार्टिकल इंटू वी, एच के साथ एच कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म जो है आपकी ऊपर चले जाएगी, रूट कंबाइन हो जाएंगे, 2m अल्फा चार्ज अल्फा वी बाय 2mp चार्ज p इंटू वी। ये v के साथ v कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, देन कंबाइन, अल्फा पार्टिकल का मास इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज इज 2 टाइम, नीचे आपका mp_qp, ये mp_qp कैंसिल, आंसर में आया √8/1 दैट इज 2√2/1। so this is your answer. Next is using Einstein photoelectric equation to depict the variation of maximum kinetic energy of electron with frequency. तो आपने kinetic energy कैसे frequency के साथ वेरिएशन शो कर रही है वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो उसके लिए देखो किनेटिक एनर्जी और पहले तो फ्रीक्वेंसी, रिलेशन आपको पता है आइंस्टाइन का है, क्या है वो, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी। यहाँ से किनेटिक एनर्जी आ गई आपकी E माइनस डब्ल्यू नॉट, E को क्या लिख दोगे, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। सो ये इक्वेशन है जो किनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, याद है ना इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसमें से एक न्यूमेरिकल स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का था, तो वो न्यूमेरिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी की तरह होता है वो भी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हो, y यहाँ पे किनेटिक एनर्जी, x यहाँ पे न्यू है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, कंपेयर करें अगर यहाँ पे तो आपका इंटरसेप्ट किसके इक्वल आ गया, c इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉट। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ग्राफ नीचे से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये है आपका ग्राफ किनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, और इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है आपकी h,
और इंटरसेप्ट किसके इक्वल है आपका W। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा। तो कहते हैं पार्टिकल की वेवलेंथ, केस 1 में पार्टिकल की वेवलेंथ आपको लैम्डा दी है और उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, ई। हाउ एंड बाय व्हाट फैक्टर शुड इट्स काइनेटिक एनर्जी बी चेंज आएगा यहाँ पे बच्चे, चार्ज की जगह चेंज्ड, सो दैट इट्स वेवलेंथ बिकम लैम्डा बाय 2। तो केस 2 में वेवलेंथ आपको लैम्डा बाय 2 बोल दी, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालने को बोली एंड फाइंड द रेशियो फाइनल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये भी आपको निकालने को बोला। अब पार्टिकल की एनर्जी और वेवलेंथ आपको पता है एक ही फॉर्मूला है पार्टिकल की एनर्जी और वेवलेंथ को रिलेट करने का, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ को, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p विच इज फर्दर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये है ना फॉर्मूला। तो यहाँ से ही देखो आप फर्स्ट केस में आप अगर बात करें तो फर्स्ट केस की जो इक्वेशन है वो बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी ई, और सेकेंड केस की जो लैम्डा है आपकी वो बन जाएगी लैम्डा बाई 2 h बाय रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये आपने निकालनी है यहाँ पे, है ना। अब इन दोनों की रेशो कर देते हैं, रेशो करने से इजीली हो जाएगा। लैम्डा बाय 2 इक्वल टू h बाय रूट 2m e बाय h बाय रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसिल, h के साथ h कैंसिल, तो यहाँ पे रूट कंबाइन हो जाएंगे, 2m ये ऊपर चला जाएगा आपका, 2m काइनेटिक एनर्जी बाय 2m e, 2m के साथ 2m कैंसिल, और इधर आपका क्या बच जाएगा, कटिंग के बाद 2 जो है आपका वो ऊपर आ जाएगा, है ना। लैम्डा बाई ये 2 ऊपर आ जाएगा आपका। अब देखो आपके पास क्या बच गया, आपके पास इस 2 इक्वल टू रूट काइनेटिक एनर्जी बाय ई, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ से 4 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय ई, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 4 टाइम्स ई। तो अब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले के कितने हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट में आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की उसने पूछा है रेशो निकालनी है। तो उसके लिए देखो, तो इसमें आपको पता है कि लैम्डा इज आल्सो इक्वल टू h बाय mv, ये इनिशियल के लिए हो गया। फाइनल के लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 फाइनल थी, h बाय mv फाइनल, इनकी रेशो निकाल दो। आगे लिखा है फाइनल, तो फाइनल वाली ऊपर लेनी थी, इसलिए मैंने लैम्डा बाय 2 कर दिया इधर, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी h बाय एम वी आई ओवर h बाय एम वी एफ, ये लैम्डा के साथ लैम्डा कैंसिल, h के साथ h, m के साथ m, तो क्या बचा आपका इधर 2 ऊपर आ जाएगा, ये वी एफ ऊपर आ जाएगा, वी इनिशियल नीचे, तो यहाँ पे रेशो आ गई आपकी 2:1। तो यही था आपका, ठीक है, रेशो पूछी थी तो रेशो आ गई 2:1। Next is you have to plot a graph that showing the variation of de Broglie wavelength associated with a charged particle of mass m versus 1 by root v। तो wavelength और root v अभी क्वेश्चन करके हटे हैं हम, that lambda is equal to h upon p lambda by root 2m kinetic energy and lambda by root 2m qv। हमें 1 बाय रूट वी के बीच में ग्राफ बनाना है, तो मैं 1 बाय रूट वी को अलग कर देता हूँ। देखो लैम्डा बाय 2m³ अलग इंटू 1 बाय रूट वी अलग। तो अगर इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई आपका लैम्डा, x आपका 1 बाय रूट वी, सी इस केस में 0 है, और स्लोप कितनी आ गई लैम्डा बाय रूट 2m के। तो इसका ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है, तो लैम्डा 1 बाय रूट वी, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। दूसरा उसमें बोला हाउ डज दिस ग्राफ गिव अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसकी स्लोप जो है किसके इक्वल है, लैम्डा बाय रूट 2m³। तो यहाँ से रूट 2m³ इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्लोप, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 2m³ इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय स्लोप स्क्वायर
तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टेप से Q की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय स्लोप स्क्वायर इंटू 1/2m। तो दिस एक्सप्रेशन गिव अस द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि आपको ना इसी में ऐसे दो कर्व्स दे देते हैं ए और बी, और आपको पूछ लिया जाता है कि किसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, गिवन चार्ज इज सेम ऑन बोथ द पार्टिकल्स, तो आपने यहाँ पे स्लोप देखनी है। आपको पता है ए की स्लोप यहाँ पे ज्यादा है, बी की स्लोप का कम है। तो अगर ए की स्लोप ज्यादा है, जो मास है स्लोप के इनवर्सली है, तो ए का मास कम होगा। या क्वेश्चन में ऐसे बोल देते हैं कि मास सेम है, बताओ किसका चार्ज ज्यादा होगा। तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका मास कम होगा, जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका चार्ज कम होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, next is why it is the frequency not the intensity of light source determines emission of photoelectrons will occur or not explain। तो इस क्वेश्चन में बोला है आपको कि फ्रीक्वेंसी क्यों है पर इंटेंसिटी क्यों नहीं है जो बता सकती है कि फोटो इमिशन होगा या नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, वो फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे क्यों नहीं। सिंपल सा आंसर है बच्चा, इसका आंसर है आइंस्टाइन की थ्योरी। आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन की थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट या फोटोन बोल सकते हो। अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और एनर्जी जो है आगे किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करती नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर में हम ये लिखेंगे कि आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। And we know that energy of incident radiation depends only on frequency, not on intensity. Hence, frequency determines the emission of photoelectrons will occur or not. Next is calculate the energy and momentum of photon in a monochromatic beam of wavelength 331.5 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ दी हुई है 331.5 नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁹ मीटर। एनर्जी निकालनी है तो सिंपल फॉर्मूला इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू होता है hc बाय लैम्डा। यहाँ पे सारी वैल्यूज को फिल करें, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8 बाय 331.5 इंटू 10⁻⁻9। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सेकेंड मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम आपने निकालना है। तो मोमेंटम और वेवलेंथ, वैसे तो मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, पर वेलोसिटी नहीं गिवन है यहाँ पे, है ना। तो मोमेंटम का दूसरा वेवलेंथ के साथ आपको पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना, ये होता है। तो यहाँ से पी किसके इक्वल आ गया, पी इज एच बाय लैम्डा। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज व्हाट 331.5 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। इसका बी पार्ट अब देखो बच्चों, इसमें पूछा है हाउ फास्ट शुड अ हाइड्रोजन एटम ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन इन पार्ट ए। तो मतलब हाइड्रोजन कितनी स्पीड के साथ मूव करेगा, वेलोसिटी निकालनी है आपने, और मोमेंटम आपको बोला है सेम है। तो मोमेंटम इस केस का भी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻27। इस केस में देखो वेलोसिटी निकालने तो हमें पता है mv 2 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई m, 2 इंटू 10⁻⁻27। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के 1873 टाइम्स कम होता है ना, ये होता है ना 1837, सॉरी बच्चे 73 लिख दिया यहाँ पे 37, ठीक है 1837 टाइम्स कम होता है। तो मतलब
पहले प्रोटॉन का मास बहुत कम है और उसको 1837 से डिवाइड करना, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। इसलिए हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है बच्चों, वो आप किसके इक्वल लोगे, वो आप प्रोटॉन के मास के इक्वल लोगे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद वी का आंसर आता है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के मास में प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास होता है और इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए जब आप डिवाइड करोगे तो वो ना के बराबर ही है, इसलिए हाइड्रोजन का मास इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज alpha particle is accelerated through a potential difference of 100 volt. Calculate the speed required by alpha particle and de Broglie wavelength associated with it given the mass आपको given है। क्वेश्चन में पोटेंशियल दी है 100 वोल्ट, आपको स्पीड निकालने को बोला है, तो आपको भी पता है कि किनेटिक एनर्जी निकल सकती है यहाँ से, है ना। किनेटिक एनर्जी आप इजीली निकाल सकते हो। किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। किनेटिक एनर्जी से आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड। तो यहाँ से हाफ mv² इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ से v² इज योर चार्ज बाय इनटू पोटेंशियल, 2b ऊपर और मास भी क्या आ जाएगा नीचे। यहाँ पे अब 2 इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, आपको पता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी है। पोटेंशियल कितना है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में 100, और अल्फा पार्टिकल का मास क्वेश्चन में गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, v² था यहाँ पे, तो v² को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आता है 1 इंटू 10⁻10 और v आ जाएगा आपका √10⁻10 दैट इज 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर वेलोसिटी। सेकेंड इसका पार्ट आपको बोला गया है कि आपने निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसके लिए तो आपको पता है ये लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/mv, h भी गिवन है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास भी गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁻27, वेलोसिटी भी हमारे पास है 10⁻5। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा ये ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अच्छे से ये पार्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एग्जांपल ऑफ मेटल फ्रॉम विच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस व्हेन इरेडिएटेड बाय यूवी लाइट एंड विजिबल लाइट। तो ये पिछले साल क्वेश्चन आया था बच्चों आपको कि बताओ मेटल कौन सा है जिससे यूवी लाइट से निकलता है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और दूसरा है विजिबल लाइट। तो देखो यूवी लाइट के केस में जो आपका मेटल होना चाहिए वो क्या है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। इनको छोड़कर बाकी सारे जो मेटल्स है ना बच्चे, वो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन शो करते हैं अगर आप उसके ऊपर यूवी लाइट फेंकोगे। ठीक है, यूवी लाइट फेंकने पे सारे मेटल्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि भी लिखो, तो फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम, कॉपर, निकल, प्लेटिनियम। ठीक है, और अगर बात करें विजिबल, तो विजिबल हेल्प करता है हमारी अल्कली मेटल्स के केस में। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स में ये आएंगे। अल्कली मेटल्स आपके हो गए पोटाशियम, सोडियम, सीजियम। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूवी लाइट के लिए हम क्वार्ट्ज विंडो यूज करते हैं। अगर याद हो आपको, हेल्बर्च और लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वैक्यूम ट्यूब में ऊपर से लाइट गिरती थी और वो देखते थे कि करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो वो जो ऊपर वाली विंडो थी वो क्वार्ट्ज विंडो होती है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारी ग्लास विंडो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को ट्रांसमिट नहीं होने देती, वो अपने बीच में से उसको निकलने नहीं देती, इसलिए वहां पे क्वार्ट्ज विंडो यूज की जाती है। और विजिबल लाइट के केस में ग्लास विंडो यूज की जाती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में बोला गया है वर्क फंक्शन दिया है आपको क्वेश्चन में। वर्क फंक्शन इज योर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज। आपको काइनेटिक एनर्जी दी है 6.06 इंटू 10⁻⁻15 और आपको पूछा है अभी बताओ लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आपको ये पूछा गया है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आपके पास वही इक्वेशन है आइंस्टाइन इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपने h न्यू लिख दिया, E को W0 कितना दिया हुआ है आपको 4.5, इसको आप कन्वर्ट कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है आपको 6.06 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये कुछ आएगा 13.26 इंटू 10⁻⁻19। ये h बचा है, ये h नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और आप इसको सॉल्व करोगे जब तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठता तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ पे आपको 20 to 25 क्वेश्चन थोड़े टाइम में करवा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आ रहा है या आपको इस एनर्जी के, इस आइंस्टाइन इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इसमें बोला है कि ये ग्राफ में से बताओ किस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब जिसको तो ये ग्राफ के बारे में पता है वो तो इजीली बता देगा कि ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ये हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताता है। और जिसको ये नहीं पता, वंस अगेन आई एम सेइंग कि आप पिछली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि थ्योरी कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि मेटल Q जो है उसकी, मेटल Q हैज हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा है उसकी वैल्यू निकालो, डिटरमिन द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू। तो मेटल Q की आपने वर्क फंक्शन निकालनी है, तो h न्यू नॉट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6 इंटू, देखो इसकी वैल्यू 6 और नीचे यहाँ पे ब्रैकेट में 10 इंटू 14 मल्टीप्लाई भी करना है, उसने लिखा है ना साथ में, तो ये ध्यान रखना कहीं जल्दी जल्दी में 6 ही लेके आंसर मत सॉल्व कर देना, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में उसने 10⁻14 लिखा हुआ है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज 39.78 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ये आपका आ गया वर्क फंक्शन। अब उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of electron by the light emitted by the light of frequency 8 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो आपको इस केस में फ्रीक्वेंसी दी है लाइट की और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो अगेन यूज आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी E माइनस W0, E इज योर h न्यू माइनस W0, यहाँ पे सारी वैल्यूज को फिल करो, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 8 इंटू 10⁻14 माइनस 39.78 इंटू 10⁻⁻20, और जब आप इन सभी वैल्यूज को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.26 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इन क्वेश्चंस में ज़्यादा होता है, अदरवाइज क्वेश्चन ये इजी है, आपने सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यूज ही फिल करनी। Next is calculate the de Broglie wavelength associated with electron revolving in first excited state of hydrogen atom. So बच्चे ये जो क्वेश्चन है this is related to the next chapter atom, ठीक है। तो एटम का इसमें छोटा सा कंसेप्ट लगेगा और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एटम चैप्टर नहीं आता तो वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो ऑन एटम आल्सो, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, -13.6 बाय n स्क्वायर eV, ये वहां पे उसकी एनर्जी होती है। तो मतलब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि सॉरी n की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो
सबसे पहली स्टेट होती है ग्राउंड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड से वो चला गया ऊपर, एक जंप कर गया। तो ग्राउंड के लिए n1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो जाता है n2। तो यहाँ पे भी एक गलती होने के चांसेस हो जाते हैं कि हम जल्दी जल्दी में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या फिल कर देते हैं, n की वैल्यू को 1 ही फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब आप अगर वैल्यूज को फिल करें -13.6, n की जगह यहाँ पे 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे उन कन्वर्टिंग कर दिया मैंने इसको जूल में। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो मैंने इसको डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको साथ में ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव में था आंसर, मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है, किनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव में निकाल दिया। अब आपको पता है कि लैम्डा और किनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p एंड p इज योर 2m किनेटिक एनर्जी। तो इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे फिल करते हैं। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू किनेटिक एनर्जीज 5.44 इंटू 10⁻⁻19। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसमें भी अगेन कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज क्वेश्चन तो ये भी क्या है, ईजी है। इसमें बस ये कंसेप्ट याद रखने की ज़रूरत है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी वहाँ पे किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, -13.6 बाई n²। ठीक है, नेक्स्ट इज find the frequency of light which eject electron from a metal surface fully stopped by a retarding potential of 3.3 volt। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी निकालनी, मतलब आपने इस क्वेश्चन में न्यू निकालना है और दिया क्या हुआ है, रिटार्डिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया, फुली रोक दिया ना उस इलेक्ट्रॉन को। तो इस क्वेश्चन में आपको रिटार्डिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। If photoelectron emission began in this metal at a frequency of 8 into 10⁻14 हर्ट्ज, तो क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दी है क्योंकि उसने बोल दिया कि इस फ्रीक्वेंसी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना शुरू हुआ है। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बस फिर यहाँ से कैलकुलेट करना है पहले वर्क फंक्शन। आप देखो क्या गलती होती है इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन उसने ऊपर भी पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी और एक नीचे भी पूछ लिया। हमें आदत होती है बस नीचे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो जो लाइन में गिया होता है मैं उसको गिवन में जरूर लिखता हूँ। तभी मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि इस क्वेश्चन में मुझे फ्रीक्वेंसी पूछी है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में बोला ये था फाइंड द फ्रीक्वेंसी और लास्ट में क्या बोला है कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्क फंक्शन भी निकालना है। वर्क फंक्शन तो बड़ा आराम से निकल जाएगा क्योंकि वर्क फंक्शन के लिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी और हमें पता है वर्क फंक्शन इज h इंटू न्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज को फिल करो। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू नॉट इज योर 8 इंटू 10⁻14। इनको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद योर आंसर इज, इसको सॉल्व किया 6.63 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻20। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने हमें वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, यहाँ पे ना v लिखा हुआ है जबकि क्वेश्चन ev में था। यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि वर्क फंक्शन को ev नॉट में निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे v लिखा हुआ है ev नॉट था, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अब ev नॉट में। तो उसके लिए आपको पता है यू हैव टू डिवाइड इट विद 1.6 इंटू 10⁻⁻90, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला है आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो उसके लिए आपके पास अगेन क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू W नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी H न्यू। W नॉट आपके पास EV नॉट में है तो मैं EV नॉट में ही ये करने लगा हूँ 15 प्लस किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, EV नॉट के, है ना। तो यहाँ पे मैं E को ऐसे ही रहने देता हूँ, V नॉट की जगह देखो किनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, EV नॉट। तो अगर मैं सिर्फ V नॉट की वैल्यू फिल कर दूं 3.3 तो यूनिट किनेटिक एनर्जी के भी क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि V नॉट के यूनिट वोल्ट है और E को मैंने ऐसे छोड़ दी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी किनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं किया क्योंकि वर्क फंक्शन भी किसमें था हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 6.615 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों को इकट्ठे चेंज कर देते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ जाएगी 6.615 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.59 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है बच्चों कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी लाइट की कितनी है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। पावर दी है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अब पावर का कंसेप्ट आ गया। पावर इज 2 इंटू 10⁻³ वॉट और आपको बोला है फोटोन की एनर्जी निकालो। तो फोटोन की एनर्जी तो भी आराम से निकल जाएगी, E इज इक्वल टू एच न्यू, हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी दी है तो फोटोन की एनर्जी तो निकल ही जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सेकेंड है नंबर ऑफ फोटोन। अब फोटोन बताना है कि इस सोर्स से कितना फोटोन निकलेगा, उसके लिए यूज होगा ये पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला इज टोटल एनर्जी बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या आएगी, मान लो कि n फोटॉन्स निकले, लाइट की टोटल एनर्जी किन में होती है फोटॉन्स में, तो मैंने बोला लेट n फोटॉन्स आर एमिटेड, तो n इंटू एक की एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू बाय टाइम। मैं यहाँ पे टाइम दिया नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे टाइम ले लिया 1 सेकेंड की, 1 सेकेंड में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने कितने फोटॉन्स निकलते हैं। तो टाइम 1 सेकेंड ले लिया तो P इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू बाय 1, तो यहाँ से n आ गया आपका P बाय एच न्यू। पावर इज योर 2 इंटू 10⁻³ और एच न्यू आपने यहाँ पे एनर्जी निकाली हुई है एक फोटोन की, तो वो कितना था 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 5.03 इंटू 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड, क्योंकि टाइम मैंने कितना कंसीडर किया है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं 5.03 इंटू 10⁻15 अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻15। ठीक है, नेक्स्ट बस 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, ये क्वेश्चंस करते ही आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र और रखना है हमने। तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन में बोला है कि लाइट की वेवलेंथ दी हुई है आपको, लाइट की वेवलेंथ है 412.5 नैनोमीटर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स 10⁻⁹ मीटर। कहते हैं कौन सा यहाँ पे मेटल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा और क्यों। हमें सोडियम दिए, पोटेशियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम। ठीक है, ये चार हमें मेटल दिए हुए हैं। तो इसमें देखो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमें पता है कि भाई लाइट, अगर लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहले यही निकालते हैं कि ये जो वेवलेंथ आ रही है लाइट की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला इज E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 into C is your 3 into 10⁸ by 412.5 into 10⁻�9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो आपको आप वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए, तो कंपैरिजन अगर करना है तो आपको ये एनर्जी भी किसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपका जो आंसर आएगा दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियर अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इस लाइट की जो एनर्जी है वो सोडियम के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, पोटेशियम के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, दोनों अगले जो मेटल है उनसे क्या है कम। तो इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या शो करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेंगे। बाकी दो जो हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जी उन केसेस, इन दोनों के केस में
जो लाइट की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, उन दोनों केसेस में क्या है, कम है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 angstrom and intensity 1000 watt per meter square incident on a plate of threshold frequency 5.5 into 10 raised to power 14 hertz. Find maximum kinetic energy and number of photons incident per meter square per second. तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले तो लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 4000 एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट कर दो इसको 4000 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। फिर आपको इंटेंसिटी दी हुई है, यहाँ पे इंटेंसिटी इज योर 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, या में सेकंड भी होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट भी दी हुई है 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज। और पूछा पहला क्वेश्चन किनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप वर्क फंक्शन निकाल दोगे, इंसिडेंट वेवलेंथ से आप इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल दोगे, तो वहां से अब आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करना, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी इज योर E minus W naught, E is your hc by lambda minus W naught is your h nu naught। इन सभी की वैल्यूज को जब आप यहाँ पे फिल करोगे बच्चों, फिल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1.32 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपने जस्ट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो उसके लिए इंटेंसिटी यूज होगी। इंटेंसिटी होती है किसके इक्वल है? इंटेंसिटी होती है बच्चों टोटल एनर्जी, लाइट की टोटल एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी निकलेगी आपकी, अगर फोटोन n है और एक की एनर्जी h न्यू हुई, तो टोटल एनर्जी इज n इंटू एच न्यू, एरिया इज a एंड टाइम इज t। इंटेंसिटी आपको दी है 100 और क्वेश्चन में बोल रहा है आपने नंबर ऑफ फोटोन्स निकालनी है पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है और टाइम भी कितना है 1। एन निकालना है, एच न्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। एच न्यू क्या होता है? एक फोटोन की एनर्जी, और एक फोटोन की एनर्जी तो ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे ना। यहाँ से कैसे निकलेगी? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये लैम्डा आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बस क्या करोगे, एच सी बाई लैम्डा A1 T1। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास h है, c है, लैम्डा है, n की वैल्यू आपने निकालनी है, तो आपका आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 20 फोटोन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, मेरा काम था बस ये फॉर्मूला आपको बताना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, बस 2 ही क्वेश्चन और पड़े हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया है कि फोटोन और डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m हैज सेम वैल्यू से लैम्डा। फोटोन की वेवलेंथ भी लैम्डा है और पार्टिकल की वेवलेंथ भी कितनी दी हुई है हमें, लैम्डा। बोला कि फोटोन की एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी से कितने टाइम ज्यादा होगी, 2 लैम्डा mc बाय h टाइम्स किनेटिक एनर्जी। तो पहले मैं फोटोन की एनर्जी निकालता हूँ। फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा, और पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या यूज करोगे, लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन रूट 2m किनेटिक एनर्जी, ये निकालोगे आप, ठीक है। यहाँ से किनेटिक स्क्वायर कर दोगे तो लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर 2m किनेटिक एनर्जी, और किनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ से h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। दोनों की रेशो कर दो, E बाय किनेटिक एनर्जी hc बाय लैम्डा बाय h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर। h, एक h के साथ एक h कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्डा के साथ एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और इनको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अब, तो यहाँ पे आपका E बाय किनेटिक एनर्जी इज C बाय H बाय 2m लैम्डा, ये ऊपर चला जाएगा 2mc लैम्डा बाय h। तो E इज इक्वल टू 2 लैम्डा mc बाय h टाइम्स किनेटिक एनर्जी, यही शो करने को बोला था उसने। सेकंड पार्ट देखो अब, सेकंड पार्ट में बोला है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है
वेव की वेवलेंथ दी हुई है आपको लैम्डा लाइट की, वो फोटोसेंसिटिव सरफेस पे गिरा जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब मेटल का वर्क फंक्शन जो है ऑलमोस्ट जीरो है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 दी है। जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, उसकी जो वेवलेंथ है आपकी, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसकी वेवलेंथ आएगी, है ना, वेव के अकॉर्डिंग। दोनों क्वेश्चन कंबाइन किए हैं इसमें आपने, फर्स्ट पार्ट भी आइंस्टाइन वाला और सेकंड पार्ट भी डी ब्रोगली वेव का, कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जब वो निकलेगा मूव करेगा, वेव की फॉर्म में मूव करके जाएगा, तो उसकी वेवलेंथ दे दी लैम्डा 1। प्रूफ करना है कि जो आपकी लाइट की वेवलेंथ है वो 2mc/h टाइम्स पार्टिकल की वेवलेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो उसके लिए देखो, पहले मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी निकालता हूँ आइंस्टाइन की इक्वेशन से। E इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू नॉट जीरो है तो E इक्वल टू किनेटिक एनर्जी, तो किनेटिक एनर्जी आ गई हमारी इसके अकॉर्डिंग hc/लैम्डा। दूसरी किनेटिक एनर्जी मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग निकालता हूँ, उसके अकॉर्डिंग लैम्डा 1 इज इक्वल टू h/√2m किनेटिक एनर्जी। स्क्वायर कर दोगे आप, लैम्डा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h/2m किनेटिक एनर्जी, यहाँ पे h का भी स्क्वायर होगा और यहाँ से किनेटिक एनर्जी निकली आपकी h²/2m लैम्डा 1 स्क्वायर। और ये दोनों एनर्जी सेम होंगी क्योंकि सेम ही इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट 1 एंड 2। तो जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ पे देखो अब h²/2m लैम्डा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू hc/लैम्डा। ये एक h के साथ एक h कैंसिल हो गया। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये आ गया आपका h/2m लैम्डा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c/लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू 2mc लैम्डा 1 स्क्वायर बाय h। जो प्रूफ करना था वो आ गया हमारा 2mc h/लैम्डा 1 स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में आए हुए थे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिगर शो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन 1/लैम्डा ग्राफ फॉर 2 मेटल A एंड B। देखो ये ग्राफ है V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/वेवलेंथ। ये ध्यान रखना, आप ये ग्राफ आपका V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी नहीं है, पहले पढ़ा करो कि ग्राफ किसके बीच में, V नॉट वर्सेस 1/लैम्डा। तो कहते हैं इस ग्राफ में से प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालोगे, क्योंकि V नॉट बाय न्यू वाले तो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, जैसे ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या बताती है, उसका इंटरसेप्ट क्या बताता है, उसका स्लोप बताती थी h/e, उसका इंटरसेप्ट बताता था W नॉट बाई। इस ग्राफ में देखते हैं क्या बनाते हैं, उसके लिए आपको बोला है मैंने पहले ही कि आपके पास एक ही इक्वेशन है, कौन सी, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस किनेटिक एनर्जी। बस y में V नॉट है और x में क्या है 1/लैम्डा, तो इनके रिलेशन निकालने हैं। तो आपको पता है कि लैम्डा आएगा hc/लैम्डा एनर्जी में, W नॉट तो कांस्टेंट है, मेटल सेम है। किनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, qV नॉट। क्वेश्चन इज फॉर इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन राइट EV नॉट आल्सो। यहाँ से EV नॉट इज इक्वल टू hc/लैम्डा माइनस W नॉट, तो V नॉट इज इक्वल टू hc/e इंटू 1/लैम्डा माइनस W नॉट। तो मैं ले आया ना इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, y इज इक्वल टू mx प्लस c। पहला काम यही होता है, आपने इसको इसमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे मेरा y है V नॉट और x मेरा है 1/लैम्डा, x इज 1/लैम्डा। तो यहाँ पे देखो ये y आ गया मेरा, ये 1/लैम्डा आ गया। तो देखो अब इस ग्राफ की स्लोप क्या बता रही है आपको, hc/e, और वर्क फंक्शन नेगेटिव में, तभी ये ग्राफ देखो अगर शुरू होगा तो ये ग्राफ नीचे से यहाँ से बनेगा, ये भी ग्राफ ऐसे नीचे से बन रहा है ना, तो इसलिए वर्क फंक्शन नेगेटिव। तो पहले तो बोला कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो प्लैंक कांस्टेंट स्लोप से निकलेगा h इक्वल टू e इंटू स्लोप बाई सी, यहाँ से निकलेगा इसका h की वैल्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि आप प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालोगे। उसके बाद है कि अगर आप लाइट सोर्स और मेटल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पता है बच्चों,
अगर मैं लाइट सोर्स को मेटल के पास या दूर लेके जा रहा हूँ तो उससे अफेक्ट किस पे पड़ता है, इंटेंसिटी पे। लाइट सोर्स को पास लेके आ रहे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, दूर लेके जा रहे तो इंटेंसिटी कम होगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो नो अफेक्ट आएगा अगले का आंसर, नो अफेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो उससे इंटेंसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू, I hope you like it and understand all the concerned concepts. Thank you very much. इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, और अगर थ्योरी पार्ट में कोई डाउट हुआ तो आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द थ्योरी पार्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।